नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर राष्ट्र की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का प्रदर्शन। फ्लाई पास्ट में पहली बार रफाल लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। देश और दुनिया भर में देशभक्ति की भावना के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के प्रदर्शन से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 20 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए और राष्ट्र के गौरव को दर्शाने के लिए भारत पर्व वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर शुरू। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। समारोह में 32 झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, 9 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा अर्धसैनिक बलों की और 6 रक्षा मंत्रालय की थीं। इन झांकियों में कार्बन न्यूट्रल लद्दाख की परिकल्पना को दर्शाने वाली झांकी प्रदर्शित की गई। परेड में गुजरात में मोढेरा के सूर्य मंदिर, असम के चाय बागानों से जुड़ी जनजातियों और छत्तीसगढ़ के लोक संगीत की मधुर ध्वनियों वाली झांकियां शामिल थीं। उत्तर प्रदेश की झांकी भी इस बार आकर्षण का केंद्र रही। पागल दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्लाह खान। इसके अलावा डिजिटल भारत, 4 श्रम कानूनों, आत्मनिर्भर भारत अभियान, न्यू इंडिया, वोकल फॉर लोकल और सीआरपीएफ तथा बीआरओ की झांकियां भी इस परेड में शामिल थीं। स्कूलों के बच्चों ने ओडिशा का बजासार नृत्य, तमिलनाडु का लोक नृत्य और हम फिट तो इंडिया फिट तथा आत्मनिर्भर भारत के विषयों पर नृत्य प्रस्तुत किए। राफाल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष रूप से प्रदर्शित किए गए। परेड का समापन वायुसेना के विमानों के फ्लाई पास्ट से हुआ। गणतंत्र दिवस परेड में राफाल विमानों के साथ साथ 2 जैगुआर लड़ाकू विमान और मिग-29 विमान भी शामिल थे। मिग विमानों ने राजपथ के ऊपर 300 मीटर की ऊंचाई पर 780 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एकलव्य फॉर्मेशन में उड़ान भरी।
परेड का समापन राफाल विमान की उड़ान से हुआ, जिसमें इस विमान ने राजपथ के ऊपर 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पांच राफेल विमानों को पिछले साल भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना के कुल 38 विमानों ने भाग लिया। वायुसेना के विमानों ने त्रिनेत्र फॉर्मेशन में भी अपने करतब दिखाए, जिसमें 3 Su-30 MKIS विमानों ने पहले एक सीध में उड़ान भरी। उसके बाद उनमें से एक ऊपर की ओर और बाकी 2 दाईं तथा बाईं दिशा में त्रिशूल की आकृति बनाते हुए निकल गए। समारोह के दौरान स्वदेश में विकसित मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म, इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल BMP द्वितीय, ब्रह्मोस अस्त्र प्रणाली, पुल बनाने वाला पिनाक टैंक T-72 और समविजय इलेक्ट्रॉनिक सामरिक प्रणाली परेड का मुख्य आकर्षण रहे। नौसेना की झांकी स्वर्णिम विजय वर्ष भी परेड में प्रदर्शित की गई, जिसमें 1971 में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के हमले को दिखाया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कार्यक्रमों की शुरुआत आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया गया। राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इस साल कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए परेड के गुजरने के मार्ग को छोटा कर दिया गया था। परेड की शुरुआत हमेशा की तरह विजय चौक से हुई, लेकिन वो लाल किले की बजाय नेशनल स्टेडियम में जाकर संपन्न हुई। इस बार करीब 25,000 दर्शकों को परेड देखने की अनुमति दी गई थी, जबकि आमतौर पर करीब 1,15,000 दर्शक इसे देखते हैं। महामारी की वजह से इस बार 15 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। इस वर्ष किसी दूसरे देश के गणमान्य व्यक्ति को भी मुख्य अतिथि नहीं बनाया गया था। समारोह में कोविड महामारी से संबंधित एहतियात के सभी उपायों का पालन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस के मौके पर आज शाम राष्ट्रपति भवन में एट होम की मेजबानी की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा अन्य कैबिनेट मंत्री इस अवसर पर मौजूद रहे। असम में गणतंत्र दिवस समारोह पूरे उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने गुवाहाटी के खानापारा में तिरंगा फहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल प्रोफेसर मुखी ने कहा कि असम सरकार भविष्य में आने वाले सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कई कल्याणकामी कदम उठाए हैं। इसी अवसर
अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ सांबादिक अतीन दास को गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया। पूरे प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाइक रैली, वृक्षारोपण जैसे अनेक कार्यक्रम मनाए गए। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। उत्तर प्रदेश में आज गणतंत्र दिवस समारोह सभी जिला मुख्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, मदरसों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आयोजित किए गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की उन विभूतियों को बधाइयां दी जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन बच्चों के साहस की तारीफ की जिन्हें वीरता पुरस्कार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए संकल्प लेने की अपील की। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में तिरंगा फहराया और बाद में लखनऊ में हुई गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी ली। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। विधानसभा के सामने और परेड के रास्ते के दोनों तरफ बड़ी संख्या में युवा, बच्चे और बुजुर्ग राज्य की सांस्कृतिक विरासत की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर राज्य भर में आज विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस समारोह पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आज सुबह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान राज्यपाल ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गणतंत्र दिवस के मौके पर बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के लाल बाग मैदान में ध्वजारोहण किया। इस बीच बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित सुकमा जिले के मिनपा गांव में भी आज आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया। यहां सुरक्षा बल के जवानों ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर स्थानीय ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। आज ग्रामीणों ने जवानों के साथ प्रभात फेरी निकाली और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से विकल्प शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ऐतिहासिक रिज पर हुए कार्यक्रम में राष्ट्रध्वज फहराया और परेड की सलामी दी। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए देशभक्ति और उत्साह के वातावरण में मनाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एसएएफ ग्राउंड रीवा में तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और प्रदेशवासियों के सहयोग से हम कोरोना महामारी पर विजय की ओर अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। हमारा प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में मुख्य समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित किया गया, जहाँ विधानसभा अध्यक्ष श्री रामेश्वर शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रदेश के मंत्रियों और जिला कलेक्टरों ने अन्य विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में भी गणतंत्र दिवस समारोह देशभक्तिपूर्ण माहौल में मनाया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने तिरंगा फहराया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उपस्थित थे। राजस्थान में गणतंत्र दिवस समारोह कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए देशभक्ति और उल्लास के वातावरण में मनाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में राष्ट्रध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। बिहार में राज्यपाल फागू चौहान ने राजधानी पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय के साथ विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोरोना महामारी के नियंत्रण में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के लोगों को कोविड टीका मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि वे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पूरे देश को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में हमने दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के बीच अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की सेवा करते चिकित्सकों, नर्सों, स्वच्छता कर्मियों, पुलिस कर्मियों, देश की सीमा पर जवानों और अन्नदाताओं के समर्पण तथा उनके संघर्ष को देखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में देश की सेवा करने वाले इन सच्चे सेवकों को आज पूरा देश सलाम करता है। श्री केजरीवाल ने ट्वीट संदेश में भी कोरोना योद्धाओं, स्वच्छता कर्मियों, सैन्य जवान और किसान को उनकी हिम्मत के लिए सलाम किया।
झारखंड में गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने राज्य के लोगों को बधाई दी और कोरोना महामारी से लड़ने तथा स्वस्थ होने की दर 98.46% हासिल करने में उनके सहयोग की सराहना की। भारत का गणतंत्र दिवस आज चीन स्थित भारतीय दूतावास में जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इसमें कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह गुआंगझोउ और शंघाई के वाणिज्यिक दूतावासों में भी आयोजित किए गए। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रीय गान गाया। राष्ट्रपति कोविंद के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को दिए गए संबोधन को श्री मिश्री ने भारतीय समुदाय को पढ़कर सुनाया। इसके बाद एक छोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया और वंदे मातरम की भावपूर्ण प्रस्तुति की गई। ब्यौरा हमारे पेइचिंग संवाददाता से। बीजिंग और उत्तरी चीन के प्रांतों में कोविड की स्थिति के मद्देनजर बीजिंग की प्रांतीय सरकार ने आवाजाही और बड़े समारोहों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसकी वजह से भारतीय समूह के लोग गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं हो सके। फिर भी छोटे समूहों में भारतीयों ने गणतंत्र दिवस मनाया। पड़ोसी देशों दक्षिण कोरिया और जापान में भी भारतीय दूतावासों में कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस मनाया गया। दोनों ही देशों की सरकारों की तरफ से वहां के गणमान्य व्यक्तियों ने इंटरनेट के जरिए कार्यक्रम में शिरकत की और भारत सरकार को बधाई दी और साथ ही साथ भारत के साथ अपने सामरिक रिश्तों को और आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ जापान और कोरिया के नागरिकों ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। अंशुमान मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, बीजिंग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज भारत का गणतंत्र दिवस मनाया गया। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी ने चांसरी परिसर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। बाद में उन्होंने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिए गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के अंशों को पढ़ा। कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में श्री दुरईस्वामी ने कहा कि भारत का मानना है कि दोनों देशों को एक साथ मिलकर प्रगति करनी चाहिए। इसी भावना से भारत ने कोविड-19 वैक्सीन की खुराकें उपहार के रूप में बांग्लादेश को भेजी और साथ ही दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक आपूर्ति इतनी शीघ्रता से हुई। पर्यटक वीजा जारी करने के मुद्दे पर उच्चायुक्त ने कहा कि ये स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रही तो भारत जल्द से जल्द वीजा की सुविधा बहाल करना चाहेगा। बांग्लादेश में अन्य शहरों सिलहट, खुलना और चिटगांव में भी भारत का गणतंत्र दिवस मनाया गया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर राष्ट्र की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का प्रदर्शन। फ्लाई पास्ट में पहली बार राफेल लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। देश और दुनिया भर में देशभक्ति की भावना के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के प्रदर्शन से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 20 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए और राष्ट्र के गौरव को दर्शाने के लिए भारत पर्व वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन से पैदा स्थिति की आज समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। दिल्ली पुलिस आयुक्त सच्चिदानंद श्रीवास्तव ने प्रदर्शनकारी किसानों से हिंसा से दूर रहने को कहा है। उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने और निर्धारित रास्तों से वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर रैली के लिए समय और रास्ते कई दौर की बैठकों के बाद तय किए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने शर्तों का उल्लंघन किया और निर्धारित समय से पहले मार्च शुरू कर दिया तथा हिंसा का रास्ता अपनाया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसके कारण बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के दौरान पूरी सहनशीलता दिखाई। स्थिति के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरा संयम बरतते हुए आवश्यक कदम उठाए। दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार ने बताया कि इस आंदोलन के कारण सार्वजनिक संपत्ति को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान जिन लोगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली के लाल किले की गुंबदों पर चढ़ने की खबरों के बीच केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि लाल किला भारतीय लोकतंत्र की गरिमा का प्रतीक है और आंदोलनकारियों को इससे दूर रहना चाहिए था। उन्होंने लाल किले की गरिमा को कम करने के प्रयासों की निंदा की। श्री पटेल ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 4 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। कर्नाटक में सबसे अधिक 2,31,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। उसके बाद ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना का स्थान है। इस बीच पिछले 24 घंटों में 15,000 से अधिक लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही कोविड से ठीक होने की दर 96.9% हो गई। इस महामारी से 1 करोड़ 3 लाख से अधिक मरीज पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। इस समय 1,77,266 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का केवल 1.66% है। भारत में संक्रमण दर प्रति 10 लाख जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में काफी कम है। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर मृत्यु दर भी विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। महाराष्ट्र ने कोविड टीकाकरण अभियान के 10 दिनों के भीतर 1 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रदीप व्यास ने बताया कि अब तक वहां 1,35,701 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। एक रिपोर्ट। राज्य में अब तक 1.25 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक प्राप्त हो चुकी है और संतुष्टि की बात यह है कि टीकाकरण के बाद किसी भी तरह के गंभीर प्रतिकूल प्रभाव का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने स्वास्थ्य कर्मियों को आशावादी होने और बिना किसी भय या अवरोध के टीका लगवाने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र में लगभग 8 लाख स्वास्थ्य कर्मी है, जिनका टीकाकरण आने वाले 3 महीनों में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 2,405 नए मामले दर्ज होने के बाद राज्य में मामलों की संख्या 20,13,353 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज 2,106 रोगियों के ठीक होने के बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या 19,17,450 तक पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 50,862 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 95.24% है, जबकि मृत्यु दर 2.53% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 57,229 नमूनों का परीक्षण किया गया। इसके साथ राज्य में अब तक 1,43,00,000 कोरोना वायरस परीक्षण किए जा चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 157 नए मरीजों का पता चला। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 6,34,229 हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि कोरोना वायरस से अब तक 6,21,783 व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 218 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 7 लोगों की मृत्यु हो गई। इन्हें मिलाकर राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 10,820 हो गई। दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में 1,626 लोगों का इलाज चल रहा है। नागालैंड में कोविड के 2 नए मामले आने से वहां संक्रमण के कुल मामले 12,081 हो गए हैं।
राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एसपी फोम ने एक ट्वीट में बताया कि 3 लोगों के संक्रमण से ठीक होने को मिलाकर अब तक वहां 11,756 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। राज्य में 95 सक्रिय मामले बचे हैं। मेघालय में कोविड-19 के 6 और मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 12 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 98 हो गई है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने एक बयान में बताया कि 6 नए मामलों में से 4 पूर्वी खासी हिल्स के और 1 री भोई तथा पश्चिमी खासी हिल्स के जिले से है। अब तक ठीक होने वालों की संख्या 13,496 है। भारत पर्व 2021 आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह के उल्लास के साथ शुरू हुआ। ये 31 जनवरी तक चलेगा। इस मेगा आयोजन का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागरूक करना और देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के सामने 2016 से हर साल पर्यटन मंत्रालय भारत पर्व का आयोजन करता आ रहा है। इसमें कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंडपों ने अपने पर्यटन स्थलों, व्यंजनों, हस्तशिल्प और अन्य विशेषताओं को प्रदर्शित किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि भारत पर्व भारत की सांस्कृतिक विविधता की एक अनूठी झलक प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति, भोजन, कपड़े और परंपराओं को जानने और समझने का अवसर प्रदान करेगा। इस आभासी मंच पर गणतंत्र दिवस परेड की झलक और सशस्त्र बलों के संगीत धुनों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी। संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, रेल मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग सहित अन्य संगठन देशभर से हस्तकला, संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्यिक सामग्री और हस्तकरघा शिल्प को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रसार भारती ने अपना वर्चुअल मंडप बनाया है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने की दिशा में अपने प्रयासों को प्रदर्शित करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय की मीडिया इकाई महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर केंद्रित फोटो, वीडियो, एनिमेशन से विभिन्न विषयों पर प्रदर्शनी लगा रही है, जिसमें स्वच्छ भारत, सशक्त भारत, बापू के सपनों की भारत विषय शामिल हैं। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने के लिए प्रकाशन विभाग का वर्चुअल मंडप कला और संस्कृति, इतिहास और आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनी पर पुस्तकों के माध्यम से समृद्ध और व्यापक प्रदर्शन कर रहा है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। दिल्ली में शीतलहर जारी रहेगी। सुबह कोहरा रहने का अनुमान है। तापमान 3 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में सुबह धुंध छाई रहेगी और बाद में कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 20 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में भी सुबह धुंध या कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे और अधिकतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 1 डिग्री रहने के आसार हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे और अधिकतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 3 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देहरादून में हल्के कोहरे के साथ न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने के अनुमान है। चंडीगढ़ में कोहरा या धुंध सुबह के समय हो सकती है। तापमान 7 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी में सुबह कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर राष्ट्र की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का प्रदर्शन। फ्लाई पास्ट में पहली बार रफाल लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। देश और दुनिया भर में देशभक्ति की भावना के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के प्रदर्शन से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 20 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। और राष्ट्र के गौरव को दर्शाने के लिए भारत पर्व वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।